इतिहास गवाह है, दूध बेचने के लिए घर घर जाना होता है, लेकिन शराब खरीदने के लिए लोग खुद चल कर आते हैं। अगर मैं कहूँ बिना शराब पिए भी आपका लीवर खराब हो सकता है, तो क्या आप यकीन करोगे? और तो और, अगर मैं कहूँ भारत में हर 3 में से 1 व्यक्ति का लीवर फैटी लीवर हो सकता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? जी हाँ, आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करने वाले हैं जो दर्द नहीं करती, लेकिन धीरे धीरे आपके लीवर को बर्बाद कर देती है। आज का जो हमारा विषय है वो है फैट लीवर, और इस विषय पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर शशांक सिंह, जो कि लीवर, पेट एवं पित्त रोग विशेषज्ञ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा यही है, फैटी लीवर इतना कॉमन होने के बाद भी लोग इसको सीरियस क्यों नहीं लेते? पहली बात तो इस बारे में ये है कि जैसे हम फैटी लीवर की बात करते हैं तो फैटी लीवर सुनने में बड़ा आम शब्द लगता है और बड़ा कॉमन सा शब्द है कि लीवर में फैट आ गया। और लोग शायद यही सोचते हैं कि लीवर में फैट आने से कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ता। जैसे हमारे पेट के आसपास फैट रहता है, हमारा शरीर मोटापा होता है, वैसे लीवर एक अंग है और उसके ऊपर फैट आ जाता है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि लोगों को इसके बारे में जागरूकता नहीं है और उस जागरूकता नहीं होने की वजह से वो इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। दूसरा, मैं ये जानना चाहूंगा कि फैटी लीवर आखिर होता क्या है? थोड़ा सा एक आसान शब्दों में आप समझाएं। फैटी लीवर के बारे में हम बात करते हैं। फैटी लीवर जैसे बेसिकली लीवर के ऊपर फैट का जमा हो जाना, लेकिन ये सिर्फ एक शाब्दिक अर्थ नहीं है। सिर्फ फैट का जमा होने से मतलब ये है कि हमारे शरीर के अंदर जितना फैट हम अपने खाने में या हमारे मेटाबॉलिज्म के बाद जो फैट डिपॉजिट हो रहा है, उस डिपोजिशन वाले फैट को हमारी बॉडी प्रॉपर तरीके से मेटाबोलाइज नहीं कर पा रही है, और जो बचा हुआ एक्स्ट्रा कंटेंट है फैट का, वो हमारे लीवर पर जाके डिपॉजिट हो जा रहा है। इस डिपोजिशन की वजह से लीवर को एक तो शारीरिक फिजिकल रूप में लीवर का साइज और शेप बिगड़ता है, साथ में फिजियोलॉजिकल फॉर्म में लीवर के अंदर जो हमारी क्रियाएं होती हैं, जिसमें बहुत सारे हमारा लीवर एक हमारे शरीर का बहुत अभिन्न अंग है। लीवर का बहुत सारे काम होते हैं, जिसमें खाना पचाने से लेकर इम्यूनिटी बनाना, साथ में बाइल प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करना, और भी बहुत सारे जैसे काम होते हैं। ये सारे काम धीरे धीरे उस फैट डिपोजिशन की वजह से हैम्पर होने लगते हैं, खराब होने लगते हैं। दूसरा सर, पहले ये देखने को मिलता था कि जो लोग ड्रिंक करते हैं उनको ही लीवर की बीमारी होती थी, कि लास्ट में पता चला कि इतनी ज़्यादा ड्रिंक कर ली कि लीवर डैमेज हो गया, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन भारत में एक नया एपिडेमिक उभर के आ रहा है जिसको बोलते हैं नॉन एल्कोहलिक लीवर डिसीज। तो ये क्यों हो रहा है लोगों में? लोग इसके बारे में अवेयर क्यों नहीं है? थोड़ा सा इसके बारे में। जैसे जैसे हमारे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में जैसे जैसे साइंस एडवांस हो रही है, वैसे वैसे हमें बीमारियों की मेन जड़ के बारे में पता चल रहा है। पहले के ज़माने में यही माना जाता था कि लीवर, शराब पीने वाले लोगों का लीवर खराब हो जाता है, और किसी ने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि बाकी लोग जिनका लीवर खराब हो रहा है, क्या सारे लोग शराब पी रहे हैं, या उनमें से जो लोग शराब नहीं पी रहे थे उनका लीवर खराब क्यों हो रहा है। तो बेसिकली ये पता चला कि लीवर खराब होने का कारण सिर्फ शराब ही नहीं, बहुत सारी और बीमारियां भी होती हैं, जिसमें मुख्यतः डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल का बहुत अधिक बढ़ जाना, मोटापे का बहुत अधिक हो जाना, या फिर कोई भी ऐसी लंबी दवाई जो हमारे लंबे समय से हमारे लीवर को नुकसान पहुंचाए। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो लीवर को खराब करती हैं। इसी में हमारा देश जैसे जैसे हमारा इंडिया डेवलप हो रहा है, हम वेस्टर्नाइजेशन को तरफ फॉलो कर रहे हैं। हमारे खान पान में बदलाव आ रहा है, हम ज़्यादा फैट, ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड का सेवन करने लग गए हैं, हमारे डेली रूटीन अफेक्ट हो रहे हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से हमारे देश में डायबिटीज़, कार्डियक बीमारियां और मोटापा, ये सब चीज़ें बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो इसी बीमारियों की में से एक है फैटी लीवर का होना। और यही फैटी लीवर जब हर किसी इंसान को 10 में से अगर 5 लोगों को फैटी लीवर रहेगा, तो आगे चल के यही 5 लोगों को फैटी लीवर आगे चल के उनमें से 2 या 3 को बीमारी भी बना देगा। जैसे अभी सर आपने मोटापे के बारे में बात करी, कोई व्यक्ति जा रहा है, अगर हमने उसको बोल दिया कि आप मोटे हो, तो बुरा मान जाता है कि ये हमको क्या बोला जा रहा है, मतलब थोड़ा सा हीन भावना से वो हमको देखने लगता है। तो लोगों के बीच में ये मिथ भी है कि जो फैटी लीवर की बीमारी है वो सिर्फ मोटे लोगों में होती है। दुबले पतले लोग ये सोचते हैं कि फैटी लीवर ठीक है, कोई नहीं है, बहुत नॉर्मल सी चीज है, लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि वो अंदर ही अंदर आपके लीवर को खत्म कर रही होती है। तो इस मिथ के बारे में थोड़ा सा क्लियर करिए। जी, आपने बिल्कुल सही बोला। हालांकि ये बात भी सच है कि
फैटी लीवर ज़्यादातर मोटापे से वाले लोगों को होता है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि फैटी लीवर सिर्फ मोटापे के लोगों को ही होता है। ये पतले लोगों को और जो दूर से दिखने में हमें फिट लग रहे हैं उन लोगों को भी फैटी लीवर हो सकता है। फैटी लीवर का डायरेक्ट रिलेशन ओबेसिटी या मोटापे से नहीं है। इसका रिलेशन है हमारे शरीर में जो फैट हम खाने में ले रहे हैं या किसी और माध्यम से हमारे शरीर के अंदर जा रहा है, उस फैट को हमारी बॉडी कितना अच्छे तरीके से मेटाबोलाइज कर पा रही है, और उस मेटाबॉलिज्म के बाद हमारा जो फैट है, फैट एक हमारे खाने का बहुत अच्छा हिस्सा होता है। ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है और हमें कैलोरीज प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर हमारा शरीर उस चीज़ को से पूरी ऊर्जा और उसका पूरा उपयोग नहीं कर पाएगा तो ये हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों में जाके डिपॉजिट होने लग जाएगा। उन्हीं शरीर के अलग अलग हिस्सों में से लीवर एक है और ये लीवर में फैटी लीवर प्रोड्यूस कर सकता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि फैटी लीवर सिर्फ ओबेसिटी वाले लोगों को ही होता है, ये नॉर्मल दिखने वाले लोगों को या पतले दुबले लोगों को भी हो सकता है। दूसरा ये मैं जानना चाहूंगा कि लोग इसको इतना लाइकली लेते हैं, तो उन लोगों के लिए ही मेरा ये प्रश्न है आपसे कि फैटी लीवर की सबसे खतरनाक स्टेज या वर्स्ट सिचुएशन क्या हो सकती है? क्या इससे व्यक्ति की जान भी जा सकती है? जी बिल्कुल, फैटी लीवर से जान जा सकती है। हालांकि फैटी लीवर को हम इस तरीके से हम समझ सकते हैं, ये एक पड़ाव है हमारी बीमारी के अंत स्टेज तक पहुंचने का। जैसे सबसे पहले वो फैटी लीवर में कन्वर्ट होगा पेशेंट का लीवर। फैटी लीवर होने के बाद धीरे धीरे उसका मैकेनिज्म खराब होगा, तो वो इसको हम फैटी लीवर को साइंटिफिक टर्म्स में हम स्टीएटोसिस बोलते हैं। जब ये थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा तो फिर ये स्टीएटो हेपेटाइटिस का रूप ले लेगा, जिसमें साथ में लीवर के डिपोजिशन के लीवर में फैट के डिपोजिशन के साथ साथ लीवर में सूजन भी चालू हो जाएगी। जब ये स्टीएटो हेपेटाइटिस बहुत लंबे समय तक चलती रहेगी तो ये आगे चल के फाइब्रोसिस में कन्वर्ट हो जाएगी, जहां से लीवर का सिकुड़ना शुरू हो जाएगा और वहां से लीवर का नॉर्मल रूप में वापस आना भी मुश्किल हो जाता है। यही फाइब्रोसिस आगे चल के सिरोसिस में बन जाती है, और सिरोसिस का मतलब है एक एंड स्टेज लीवर की बीमारी, जिसमें लीवर जिस स्टेज में पहुंच चुका है वहां से हम दवाई के माध्यम से, परहेज के माध्यम से वहां से वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस प्रकार से एक फैटी लीवर वाला मरीज अगर कई सालों तक अपनी बीमारी को इग्नोर करेगा तो हो सकता है आने वाले 5, 6, 8 साल या 10 साल बाद उसका लीवर परमानेंटली रूप से सिकुड़ जाए, और फिर तब जाके उसको बीमारी के लक्षण आएंगे और फिर वो परेशान अपना जीवन व्यतीत करेगा। जैसा सर अभी आपने बताया लक्षणों के बारे, तो ये देखने को मिलता है अधिकतर जो फैटी लीवर वाले या जो लीवर की बीमारी जिनको हो जाती है, वो लोग ये बोलते हैं कि हमें ऐसा कोई लक्षण दिखाई नहीं आज तक, अगर दिखता तो हम उसका इलाज लेते। तो फैटी लीवर के ऐसे कोई लक्षण नहीं होते क्या? क्योंकि वो लास्ट स्टेज पे लोगों को पता होता है। नहीं, फैटी लीवर यूजुअली तो ज़्यादातर जो मरीज आते हैं आजकल उन्होंने किसी और वजह से अपनी जांच कराई होती है किसी और बीमारी के लिए, और उसमें उनकी जांच में लीवर की ब्लड की रिपोर्ट्स में लीवर का से सूजन या फिर अल्ट्रासाउंड के माध्यम से उन्हें पता लगता है। लेकिन अगर हम बात स्पेसिफिक लक्षणों की करें तो इसके लक्षण बहुत ही नॉन स्पेसिफिक लक्षण होते हैं, जैसे कि हल्का सा शरीर में वो दाहिने तरफ लीवर वाली जगह पर भारीपन रहना, खाना खाने के बाद हल्का सा दर्द महसूस होना, मीठा मीठा दर्द जिसको हम बोलते हैं, या हल्की सी शरीर में हरारत रहना पूरे टाइम, या हमें ऐसा लगना कि पहले तो हमारा खाना इतना टाइम में डाइजेस्ट हो जाता था, अब वो खाना डाइजेस्ट हम ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, या बॉडी में जनरलाइज्ड वीकनेस रहना, या कभी कभी थोड़ा सा पीलिया हो जाना। वो पीलिया ट्रांजिएंट होता है, जैसे थोड़े दिन टाइम के लिए आएगा फिर वो फिर से ठीक हो जाएगा, तो हमें लगता है कि शायद हमारा लीवर फिर से ठीक हो गया है, लेकिन ये बेसिकली ठीक नहीं हो रहा होता। बॉडी उसको जो उसकी बॉडी में उसके में जो ऐसे हेपेटाइटिस चल रही होती है वो फ्लक्चुएट हो रही होती है, लेकिन फैटी लीवर जो बेसिक मैकेनिज्म है बीमारी का वो तो वहीं का वहीं होता है। तो आज नहीं तो कल वो बीमारी बढ़ के एक फ्रैंक सिम्टम के रूप में उभर के आती ही है। जैसा पहले हमने चर्चा करी कि हर 3 में से एक व्यक्ति को फैटी लीवर आज देखने को मिल रहा है। नॉर्मल अल्ट्रासाउंड कराने गए, उसमें लिख दिया कि सब चीज़ें नॉर्मल, बस लीवर थोड़ा सा फैटी या ग्रेड 1 है। तो मैं जानना चाह रहा हूँ ग्रेड 1 फैटी लीवर कितने सालों में लीवर सिरोसिस जैसा कभी आपने बताया उसमें बदल जाता है? बेसिकली जो अल्ट्रासाउंड की ग्रेडिंग होती है लीवर की, फैटी लीवर की, वो बेसिकली जो हमारे रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर्स होते हैं वो उसमें बाकी शरीर के अंगों से उसका कंपैरिजन करते हैं, जैसे डायफ्राम से या लंग्स से या फिर स्प्लीन से, कि वो उसकी तुलना में वो कितना ज़्यादा डेंस हो गया है। उस डेंस के होने की बेसिस पे वो उसको फैटी लीवर की ग्रेडिंग कर देते हैं। लेकिन फैटी लीवर ग्रेड 1, 2, 3 और 4, तो इसमें क्या होता है कि जैसे फर्स्ट लीवर की फैटी लीवर की स्टेज है, ये थोड़े वक्त के बाद ग्रेड 2 में कन्वर्ट होगी, फिर थोड़े वक्त बाद 3 में कन्वर्ट होगी। अगर हम इसको एक कार्यकाल की बात करें
तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मुख्य बीमारी जब या जो मुख्य कारण है फैटी लीवर होने का उसको हम एड्रेस ना करें, उसका ट्रीटमेंट ना लें, तो ये जल्दी से जल्दी 5 साल और देर से देर कम से कम 15 से 20 साल में आगे चल के ये लीवर पूरी सिरोसिस को क्रिएट कर सकता है। अगला सवाल मैं करना चाहूंगा महिलाओं के लिए। महिलाएं घर का ख्याल बहुत अच्छे से रखती हैं, पूरा घर संभालती हैं वो, लेकिन उसके बिजीनेस में वो कहीं ना कहीं अपना ख्याल रखना भूल जाती हैं, और खास करके अपने लीवर का। तो देखने को मिल रहा है कि महिलाओं को पुरुषों के रेशियो में फैटी लीवर की प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं क्या उसका ये फैक्टर ये भी है? आपकी क्या राय है इस शायद? हाँ जी, बिल्कुल है, ये फैक्टर बिल्कुल है कि हम पुरुष लोग जब भी काम वाम करते हैं या जब हम बाहर जाते हैं तो हमें थोड़ी बहुत परेशानियां होती हैं लीवर में या पेट में या शरीर में, तो हम तुरंत उसको आइडेंटिफाई करते हैं और हम तुरंत अपने निकटतम डॉक्टर को दिखाते हैं, ये सोच के बिकॉज हमें बाहर जाना है, हमें काम ज़्यादा करना है। महिलाएं अक्सर घरेलू कामों में व्यस्त रहती हैं, वो अपनी हेल्थ का भी इतना ध्यान नहीं रखती और वो ये भी सोचती हैं कि मैं यहाँ जाऊँगी तो घर का काम कैसे होगा, ये सब चीज़ें का। तो इन सब चीज़ों की वजह से वो धीरे धीरे जो बहुत माइल्ड सिम्टम्स जिनको हम अर्ली स्टेज के सिम्टम्स बोलते हैं वो काफ़ी लंबे समय के लिए इग्नोर करती हैं और फिर एंड में जब बीमारी ज़्यादा बढ़ जाती है तभी उन्हें पता चल पाता है। और एक स्टडी में ये भी सामने आया है कि महिलाओं में फैटी लीवर डिसीज अधिकतर उनकी प्रेगनेंसी के बाद, यानी आफ्टर प्रेगनेंसी के बाद ज्यादा जो है उसकी फैक्टर्स, मतलब उसका रिस्क ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वो पूरा ध्यान अपने बच्चे के पालन पोषण में लगा देती हैं और अपना बिल्कुल ख्याल रखना जी भूल जाती हैं। तो जी। ये भी कोई वजह है कैसी है? हाँ, ये वजह मैं ऐसे इस तरीके से नहीं तो हम दूसरे तरीके से भी इसको हम बोल सकते हैं कि जब भी प्रेगनेंसी के बाद यूजुअली महिलाएं 35 या उससे ज़्यादा उम्र की होती हैं, तो 35 से 45 का या फिर 50 ईयर्स की एज की बात करें तो ये उनका पेरीमेनोपॉजल फेज है और इसमें बॉडी का मेटाबॉलिज्म धीरे धीरे स्लो होने लगता है और उस स्लो मेटाबॉलिज्म की वजह से बॉडी में थायराइड, शुगर या फैटी लीवर जैसी बीमारियां पनपने लगती हैं और यही फिर वक्त के साथ जब हम इसको इग्नोर करते हैं तो फिर वो बीमारियां बढ़ जाती हैं। अगला सवाल थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग सकता है कई सारे लोगों को, लेकिन जरूरी है इसलिए मैं उसको पूछूंगा। आजकल बच्चों में भी फैटी लीवर देखने को मिल रहा है, तो क्या इसके जिम्मेदार उनके पेरेंट्स हैं? क्योंकि बच्चों को तो इसके बारे में कोई पता ही नहीं है, वो अभी इतने अवेयर नहीं है कि जिस किसी बच्ची की उम्र 10 साल है, 12 साल, 15 साल है, तो क्या इसके जिम्मेदार पेरेंट्स हैं? जी बिल्कुल, ये आप कह सकते हैं बिकॉज बच्चे का खान पान कहीं ना कहीं 90% तक उनके पेरेंट्स के बिहेवियर और उनके पेरेंट्स कितना ध्यान देते हैं उनकी फूड हैबिट्स पे, इस पर डिपेंड करता है। बहुत कम पार्ट होता है जो बच्चा खुद डिसाइड करता है कि वो क्या खाएगा, बाकी 90% तक बच्चों को हमने जो खिलाना चाहिए और हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम सिर्फ रेस्ट्रिक्शन के साथ साथ हम उसको खिलाएं भी, उसको फ्रीडम भी दें अपना फूड को चूज करने का, लेकिन साथ में उसको हेल्दी हैबिट्स अपनाने के लिए भी बोलें कि अगर आज उसने कभी कुछ फैटी की चीज, कुछ फास्ट फूड उसने ऐसा कुछ खा लिया है तो उसके कंपनसेशन में उसको उतना ही हेल्दी फूड भी खिलाएं। एक कहावत आप और हम बहुत लंबे अरसे से सुनते चले आ रहे हैं बचपन से, करेला और नीम चढ़ा, यानी किसी व्यक्ति को फैटी लीवर था, अब उसको डायबिटीज भी हो गई है या ब्लड प्रेशर हो गया है या थायराइड की बीमारी उसको हो गई है, तो इस फेज में अब उसके रिस्क फैक्टर कितने बढ़ गए हैं? काफ़ी मायने में ये रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि फैटी लीवर, डायबिटीज़ और कोलेस्ट्रॉल ये सब एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम का पार्ट है। तो ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम जब जब हमारी बॉडी में डेवलप होना शुरू होगा, शुरुआती फेज में हमें इसके लक्षण नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर एंड स्टेज में ये सारी बीमारियां एकदम उभर के सामने आएंगी। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे पास कभी कभी 70-80 साल के बुजुर्ग आते हैं, पहली बार उन्हें पता लगता है कि उनका लीवर भी खराब है, उनको शुगर भी है, उनको कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है। फिर अगर उनके हार्ट का इवोल्यूशन होता है, उनके हार्ट में भी 1-2 जगह पे वेसल्स में ऐसे नैरोइंग है, तो ये सारी बातें, ये सारा मेटाबॉलिक सिंड्रोम का पार्ट है और ये कहीं ना कहीं ये सारी बीमारियां आपस में लिंक हैं और ये एक दूसरे को और सीवियर बनाने में बढ़ावा ही देती हैं। दूसरा, जैसे अभी आपने लीवर सिरोसिस की बात करी थी, तो मैं जानना चाहूंगा लीवर फाइब्रोसिस यानी कि स्काररेट और लीवर सिरोसिस ये है क्या? थोड़ा सा आसान भाषा में थोड़ा सा आप बताइए इसके। जैसे हम ये मान सकते हैं, जैसे हमारे पास एक गमला है, उस गमले के अंदर बहुत उपजाऊ मिट्टी और बहुत मुलायम मिट्टी भरी हुई है, तो जब तक वो बहुत मुलायम और उपजाऊ है तो वो हो गया एकदम इनिशियल नॉर्मल हेल्दी लीवर। उसके बाद अगर हम उसमें थोड़ा सा उसमें सूजन आना या उसमें कोई बीमारी लगना शुरू हो जाए,
वो हो गई स्टेटोसिस के, उसमें फैट का डिपोजिशन हो गया। फिर धीरे धीरे करके वो मिट्टी फिर से उसके अंदर इतनी बीमारियां लग जाएं कि उसमें से कोई भी पौधा ना उग पाए, तो वो स्टेटोहेपेटाइटिस हो गया। फिर जैसे जैसे वो मिट्टी बंजर होने की तरफ बढ़ती जाती है तो वो सिकुड़ना शुरू कर देती है, एक बालू का रुखा रूप ले लेती है। तो यही रूप, बालू का रूप या फिर सिकुड़ना जिसको हम कहते हैं, वो है फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस के शुरू होते ही लीवर अपना काम काफी हद तक कम कर देता है और वहां से फिर लीवर का वापस आना भी मुश्किल होता है। साथ में जो हमारी बॉडी के नॉर्मल फिजियोलॉजी में जो जो भी लीवर के कई सारे हजारों काम हैं, वो काम भी हैम्पर होने लगते हैं। हमारी इम्यूनिटी वीक होने लगती है, हमारा बाइल प्रोडक्शन रुक जाता है, हमारा मेटाबॉलिज्म रुक जाता है, और इन सब चीजों की वजह से हमारे शरीर में वीकनेस और कई सारी बीमारियां जन्म ले लेती हैं। फिर जब यही चीज जब एकदम एंड में जाके पूरा ही बंजर रूप में पूरा ही सिकुड़ जाएगी, जहां से कहीं वापस आने की उम्मीद नहीं है, और उसकी वजह से बॉडी में अलग अलग सिम्टम्स आने लग जाएंगे, जैसे कि पेट में पानी भर जाना, या फिर किसी को खून की उल्टियां हो जाना, या पीलिया का परमानेंट होने लग जाना, या बार बार बेहोशी आना, तो इस स्टेज को फिर हम सिरोसिस बोलते हैं। सिरोसिस मतलब कि पूरा एंड स्टेज लीवर फेलियर, जिसमें वहां से वापस आना मुश्किल होता है और मरीज उस बीमारी के साथ बिना लक्षणों के नहीं रह सकता। उसको कोई ना कोई लक्षण जो हमने अभी डिस्कस किया वो जरूर होगा। दूसरा, भारत में अधिकतर ये देखने को मिलता है कई सारे समाजों में, तो लोग शादी ब्याह से पहले लड़के और लड़की की जन्म पत्री मिलाते हैं। लेकिन वहीं जो है एक शादी आज ही मिसाल बनी हुई है, ट्विंकल खन्ना की शादी। उन्होंने अपनी शादी में जन्म पत्री ना मिलाते हुए अक्षय कुमार के 56 टेस्ट उन्होंने कराए थे। तो क्यों ना हम भी अब लीवर के लिए टेस्ट की बात कर लेंगे, कौन कौन से टेस्ट होते हैं। जैसे कॉमन जो टेस्ट जहां तक मेरी जानकारी में है, जैसे एक अल्ट्रासाउंड हो गया, दूसरा फाइब्रो स्कैन, तीसरा लीवर बायोप्सी और चौथा ब्लड टेस्ट में एक एलएफटी यानी लीवर फंक्शन टेस्ट। तो इनमें अंतर क्या है, कब इनको कराना चाहिए, कब इनको डॉक्टर की गाइडेंस में कराना चाहिए? इसको मैं इन टेस्ट को मैं डिस्कस करूंगा डिपेंडिंग ऑन अवेलेबिलिटी, कितना इजीली वो अवेलेबल है और मरीज को कितनी वो सुविधा रूप से वो हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम ब्लड टेस्ट की बात करते हैं। सबसे बेसिक ब्लड टेस्ट होता है जो आजकल हर जगह अवेलेबल है, सस्ता भी होता है और कोई भी मरीज को ब्लड टेस्ट कराने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ब्लड टेस्ट में सबसे पहले हम एलएफटी देखते हैं। एलएफटी में हमारा बिलीरुबिन और हमारे जो एंजाइम्स होते हैं ओटीपीटी जिनको हम कहते हैं एसजीओटी एसजीपीटी, उनका एक रेशियो होता है, उसको हमें देखना होता है। अगर वो अपनी निश्चित मात्रा से ज़्यादा बढ़े हुए हैं या उसमें ऐसे सूजन की वजह से कोई दिक्कत हो रही है, तो फिर ऐसी स्थिति में हमें धीरे धीरे फिर हमें इन टेस्टों को आगे की तरफ चलना होता है। जैसे हमें इनका अल्ट्रासाउंड करना है, या फिर अल्ट्रासाउंड में अगर हमें कभी लगता है कि जैसे कोई सूजन है या कोई ऐसी चीज है जैसे लीवर सिकुड़ रहा है या लीवर में ऐसे सूजन आ रही हैं, तो फिर हम फाइब्रो स्कैन की तरफ जाते हैं। फाइब्रो स्कैन एक बेसिकली टेस्ट है जो एग्जैक्ट बताता है कि हमारा लीवर कितना परसेंटेज सूजन है और कितना परसेंटेज उसमें शंकन या फिर सिरोसिस पैदा हो रही है। ये एक मैथमेटिकल पैरामीटर है, बिकॉज ग्रेडिंग्स थोड़ा सा सब्जेक्टिव होती हैं, लेकिन जो पैरामीटर्स होते हैं वो ऑब्जेक्टिव होते हैं। ये आज मैं मरीज का इस जगह पर बैठ के फाइब्रो स्कैन कर रहा हूं और उसी मरीज का कहीं दूसरे देश में भी फाइब्रो स्कैन होता है, तो वो सेम ही वैल्यूज आएंगी। तो इससे हम ओवर द टाइम हम ये पता लगा सकते हैं कि लीवर में जो हम मेडिसिन दे रहे हैं वो कितनी रिकवरी कर रहा है या फिर कितना फेलियर की ओर जा रहा है। जब इन तीनों टेस्टों से भी डायग्नोसिस नहीं बनती है, कभी कभी हमें लीवर के सिकुड़ने का पता नहीं चलता, तब हमें एंड में जाके लीवर बायोप्सी की तरफ जाना चाहिए। बिकॉज लीवर बायोप्सी थोड़ा इन्वेसिव प्रोसीजर है, इसमें मरीज को दर्द भी होता है और थोड़ा सा ब्लीडिंग और चीजों का खतरा रहता है। फाइब्रो स्कैन, अल्ट्रासाउंड और ब्लड टेस्ट बहुत बेसिक टेस्ट हैं। तो ये टेस्ट हमें जब भी हमें डाउट हो कि फैटी लीवर होने की संभावना है, तो हमें ये टेस्ट जरूर करवाने चाहिए। दूसरा, आजकल देश में तलाक के मामले बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो अभी रिसेंटली एक मामला जो सोशल मीडिया पे आया, जिसमें पत्नी ये कंप्लेंट कर रही है कि मैं इसलिए डिवोर्स ले रही हूँ कि मेरे हस्बैंड बहुत ज्यादा खर्राटे लेते हैं। तो कई सारे डॉक्टर से बताते हैं कि अगर आपको खर्राटे बहुत ज्यादा आ रहे हैं, मतलब नॉर्मल से बहुत ज्यादा हो गए हैं, और इनिशियल फेज में, यानी आपकी उतनी एज नहीं है कि आप 60-70 साल के नहीं हो, आप पता पड़े 25 के हो या 30 के हो, उस बीच में ही अगर आपको ये सिचुएशन हो रही है, तो आपको कहीं ना कहीं फैटी लीवर की तरफ आप बढ़ रहे हो, आप जो है और सारी बीमारियों को न्योता दे रहे हो। तो आप खर्राटे को फैटी लीवर से कैसे रिलेट करते हैं?
बेसिकली खर्राटे आना तो अलग चीज है। खर्राटे आने से क्या होता है, बेसिकली खर्राटे हमें तब आते हैं जब हमारी बॉडी में जो नेजल पासेज होता है और हमारा जो गर्दन होती है, यहाँ से हमारी सांस नाक के माध्यम से निश्चित मात्रा में हमारे फेफड़ों तक नहीं जा पाती। ये बहुत ज़्यादा मोटापे होने की वजह से, गर्दन छोटी होने की वजह से, गर्दन के आसपास और गालों के आसपास एक्स्ट्रा फैट जमा होने की वजह से होता है। जब हम बुजुर्ग होते जाते हैं तो खर्राटे इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि हमारा यहाँ की मसल्स का बेसल टोन खत्म हो जाता है। तो ये जब टोन खत्म हो जाती है तो जब हम सोते हैं तो वो एक तरीके से हमारी नाक को अंदर से बंद करने लगते हैं, तो वो खर्राटे का रूप ले लेती है। लेकिन अगर यही खर्राटे किसी यंग आदमी को मोटापे की वजह से या फिर उसके शेप की बनावट की वजह से अगर आने लगे हैं तो डेफिनेटली ये एक तरीके का इनडायरेक्ट मार्कर है, ये अप्रत्यक्ष मार्कर है कि जो ये इंडिकेट कर रहा है कि उसके बॉडी में फैट का रेशियो ज़्यादा है या उसकी बॉडी डिसप्रोपोर्शनेट हो रही है। तो ऐसे लोगों का अक्सर चांसेस होता है कि उन्हें मेटाबॉलिक सिंड्रोम की तरफ वो लोग बढ़ते हैं, जिसमें से फैटी लीवर एक प्रमुख बीमारी होती है उन्हें। दूसरा सर, आप हॉस्पिटल सेक्टर में हैं, आप डॉक्टर हैं, तो आपने देखा होगा तो जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनमें अमूमन 25 to 30% स्टाफ नाइट में कंटिन्यू ड्यूटी करता है, नाइट शिफ्ट में। उसके अलावा भी कई सारे सेक्टर्स हैं, जैसे रेलवे स्टेशन है और पुलिस स्टेशन हैं, फैक्ट्रीज हैं, कई सारे सेक्टर्स हैं जिनमें नाइट शिफ्ट में जो है वर्कर काम करते हैं। तो उन लोगों का जो लाइफस्टाइल है वो जो नॉर्मल व्यक्ति का लाइफस्टाइल है उससे बिल्कुल अलग होता है। तो उनमें इसका रिस्क फैक्टर कितना बढ़ जाता है, वो अपनी लाइफस्टाइल को कैसे मैनेज करें। जैसे कि खाना खाने का, क्योंकि वो नाइट शिफ्ट में ड्यूटी कर रहे हैं तो खाना पता पड़े रात में 2 बजे खा रहे हैं, तो थोड़ा सा उनके लिए आप गाइड करिए कि अपनी लाइफस्टाइल को उस तरीके से। बेसिकली लाइफ स्टाइल जब भी खराब होती है तो ऐसे नाइट में जैसे बहुत लेट नाइट खाना खाना या बहुत लंबे समय भूखा रहना, फिर एकदम से बहुत ज़्यादा मील ले लेना, ये सारे एक रिस्क फैक्टर्स हैं जो हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को ख़राब करते हैं। तो मैं ये तो नहीं बोल सकता कि अपनी दिनचर्या को बदलें, बिकॉज बहुत लोगों का प्रोफेशन ऐसा होता है कि उसमें नाइट में ही उन्हें जाना होता है। हम ये कर सकते हैं कि हम नाइट ड्यूटी करते हुए भी अपना एक नियमित रूप से अपने खान पान का ध्यान रखें, अपनी एक टाइमिंग फिक्स करें कि अगर हम नाइट ड्यूटी कर भी रहे हैं तो भी हम एक टाइमिंग के अनुसार ही खाना खाएं, ताकि वो बहुत लंबे समय के बाद हमारे जीवन शैली में जो चेंजेस होते हैं उससे हमारी बॉडी पर प्रभाव ना पड़े। तो हम अपने खाने कैलोरी रिक्वायरमेंट को अपना माइंड में रखें, कैलोरी का इंटेक को अपने माइंड में रखें, और कैलोरी किस टाइम पे कंज्यूम करनी है, कितनी कंज्यूम करनी है, इसका भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। फैटी लीवर का हार्ट से क्या रिलेशन है, मतलब आजकल हार्ट अटैक के केस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। जी। और जब भी उनका कोई टेस्ट कराया जाता है, जैसे पता पड़े आर्टरी उनकी ब्लॉक है, उनका जो है कोलेस्ट्रॉल कराया तो पता पड़े कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई निकला, तो कहीं ना कहीं उसका इससे कनेक्शन कोई है? आपका आपका क्या देखना है इसके बारे में? जी, इसका बिल्कुल कनेक्शन है। जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया हमने कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम के पार्ट के अंतर आता है डायबिटीज़ का होना, थायराइड का होना, हार्ट डिसीजेस का होना, कोलेस्ट्रॉल का होना। इन सारी बीमारियों में ये सब चीज़ें एक साथ रहती हैं। तो इन सारी बीमारियों में जब ये एक साथ चीज़ें रहती हैं तो एक बीमारी दूसरी बीमारी को बढ़ावा देती है, और फैटी लीवर एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम का ही पार्ट है। तो ये बीमारियां सब आपस में लिंक हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि फैटी लीवर जिस मरीज को ज़्यादा लंबे समय रहेगा उसको हार्ट अटैक होने की संभावना भी आने वाली उम्र में ज़्यादा होने की संभावना है। बीमारी का आपने पूरा डिस्कस कर लिया है लगभग। अब मैं बात करूंगा उपचार की, क्योंकि ऑडियंस ये जानना चाहती है कि ये तो सारा बीमारी का सेक्टर हो गया पूरा, आपने सारा सब कुछ शेड्यूल बता दिया, आखिर इसका उपचार है क्या? क्या फैटी लीवर दवाओं से पूर्ण रूप से क्योर किया जा सकता है? किस स्टेज तक किया जा सकता है? कब ये दवाई भी इसमें काम करना बंद कर देती? फैटी लीवर बिल्कुल पूर्णतः रूप से ट्रीट हो सकता है। इसका हमें अपने मेटाबॉलिज्म पर ध्यान रख के, हमारी जीवन शैली में बदलाव लाके, हमारा वजन कम करके, साथ में कुछ दवाइयों का जो बहुत मिनिमल दवाइयाँ होती हैं उनको सेवन करने से हमारा 3 से 6 महीने में लीवर हमारा फिर से हेल्दी हो जाता है, बशर्ते हम इसको टाइमली डायग्नोस करें और इसको डायग्नोसिस के साथ साथ इसका ट्रीटमेंट भी शुरू करें। क्या कोई हर्बल या प्राकृतिक उपचार है आयुर्वेद में या घरेलू नुस्खों में जिससे फैटी लीवर होने से जो हमारी एडवांस साइंस भी कहती है कि अगर हम ब्लैक कॉफ़ी का सेवन करते हैं तो वो ब्लैक कॉफ़ी थोड़ा सा लीवर को फाइब्रोसिस होने से रोकती है। तो अगर हम ब्लैक कॉफ़ी का नियमित रूप से 1 या 2 कप सेवन करें तो डेफिनेटली ये बेटर होता है। और बाकी कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी हेल्दी हैबिट्स को फॉलो करे, जैसे घर के बने हुए खाना, कम तेल वाला खाना, या फिर सब्जियों का सेवन करना, सलाद का सेवन करना, तो ये इनडायरेक्टली हमारे फैटी लीवर को होने से रोकते हैं। और जिनको फैटी लीवर हो गया होता है, अगर वो अच्छी जीवन शैली का में आए वापस, तो वहां से फैटी लीवर रिवर्सिबल होकर उनके नॉर्मल लीवर की तरफ भी बन जाता है। लगभग सर हमने फैटी लीवर के बारे में काफ़ी सारी चर्चा कर ली है।
जाते जाते मैं आपसे ये जानना चाहूँगा या आपसे ये कहना चाहूँगा कि इस पूरे वृत्तांत का जो है, अगर हम कोई कंक्लूजन निकालें इन कम शब्दों में, तो आप लोगों को क्या राय देना चाहो? मैं बस यही कहूंगा कि हमारे शरीर के बाकी अंगों की तरह लीवर भी एक बहुत जरूरी अंग है, और उस लीवर की होने वाली बहुत आम बीमारी फैटी लीवर, इसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। जब भी आपको अपने खुद का या परिवार के किसी सदस्य का या मित्रगणों का किसी का भी आपको ऐसा लगे कि उसका मोटापा बढ़ रहा है, या उसको थोड़ा सा थकावट रह रही है, या उसको थोड़ा सा दाहिने तरफ या पेट में कहीं भी हल्का भारीपन या दर्द या उसको कुपच जैसे कोई भी एविडेंस लगता है, तो उसको जरूर मोटिवेट करें, उसको जरूर सलाह दें कि एक बार अपनी ब्लड जांचें करवाएं। अगर ब्लड जांचों में किसी भी डॉक्टर को थोड़ा बहुत भी डाउट होता है तो उसको फैटी लीवर के लिए फर्दर इन्वेस्टिगेट करना जरूरी है, क्योंकि फैटी लीवर दिखने में जरूर एक छोटी बीमारी है, बट आगे चल के ये बहुत विराट रूप लेकर बहुत आगे चल के बहुत परेशानी पैदा कर सकती है। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने फैटी लीवर को इतने ही आसान शब्दों में हमें और हमारी ऑडियंस को समझाया। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को भी जो है इसके बारे में ऐसी कई जानकारी मिली होंगी जो आज से पहले शायद आपको ना हो। तो आप अपना ख्याल रखिए और अपने परिवार का भी ख्याल रखिए, और ऐसे ही आप हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू।